हेलो हाय नमस्ते। मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सब बेहतरीन हैं और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज की शानदार क्लास के अंदर हम उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उस दिन की क्लास जो है वो काफी शॉर्ट क्लास रही थी। 22 मिनट की क्लास हो पाई थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, जिसकी वजह से हम उस क्लास को पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में उस क्लास को पूरा कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। और हमारा जो टॉपिक रह गया था, हम पढ़ने वाले थे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या विद्युत बल रेखाएं पढ़ने वाले थे। तो आज इस वीडियो में उसको हम पढ़ेंगे। चलिए तो देख लेते हैं आज हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो ऐसी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है। उनको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो लिखेंगे इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को लिखेंगे यहाँ पे हम। तो लिखेंगे इसके अंदर यह रेखाएं, यह रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक होती हैं, जो वास्तविक, जो वास्तविक वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वास्तविक विद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। क्या कहलाती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे पहली प्रॉपर्टीज विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे कि अगर मैं बात करूं पहली प्रॉपर्टी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर, धनात्मक आवेश से, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर, प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश में समाप्त होती हैं। ऋणात्मक आवेश में, आवेश में समाप्त होती हैं। ठीक है, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक में आके समाप्त होती है। जैसे कैसे? इस तरीके से, जैसे कि ये कोई पॉजिटिव, ये कोई हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो यहाँ से जो रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं, और ये ऋणात्मक में जाके क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती है। इस तरीके से, इस तरीके से निकलती हैं। ठीक है, तो ये ऋणात्मक में जाके, यानी स्टार्ट कहां से हो रही है हमारी? ये पॉजिटिव से। कहां से? पॉजिटिव से। और खत्म कहां पे हो रही है? जाके नेगेटिव चार्ज के अंदर प्रवेश कर रही है, निकल रही है हमारी पॉजिटिव चार्ज से, निकल और जा कहां रही है? नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही है। ठीक है, तो याद रखना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक में क्या होती है? समाप्त होती है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को, दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कैसे? जैसे कि भाई मान लो ये कोई हमारा विद्युत, ये हमारी कोई स्पर्श, ये हमारी क्या है? अब मान के चलो ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, और इस पर अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, कोई भी स्पर्श रेखा खींचता हूं, जैसे मैंने एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची, एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची, एक यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची, तो ये जितनी भी स्पर्श रेखा है, तो ये एक स्पेसिफिक क्या है? रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसके डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इसमें देखा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया? E2 हो गया, इसमें देखा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया? E3 हो गया। इस तरीके से। तो याद रखना है जो
जैसे कि इसमें अगर मैं देखूं इधर, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको E4 कह दो, इसको E3 कह दो, तो इसमें ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या रिप्रेजेंट करे, विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई कोई भी टेंजेंट, कोई भी स्पर्श रेखा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करती है। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए फटाफट से। तो यहां तक बात क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट पे आइए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, रेखाएं पास पास होती हैं, पास पास होती हैं, होती हैं, तो उनके मध्य, उनके मध्य प्रबल विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। अगर ये रेखाएं जितनी ज्यादा करीब होंगी, जितनी ज्यादा पास पास होंगी, तो उनके बीच में उतना स्ट्रॉन्ग क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं, जैसे कि यहाँ पे देखा एक रेखा, ये एक ये यहाँ, तो बताइए यहाँ पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप देख रहे हो ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरिजन टू, जैसे मान लो इसके बीच का E1, यहाँ पे हो गया E2 और ये हो गया E3। तो यहाँ पे क्या, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे रेखाएं पास पास होंगी वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, एक दूसरे को नहीं काटती, नहीं काटती। अब क्यों नहीं काटती, नहीं काटती हैं, क्योंकि, अब रीजन, क्योंकि, क्योंकि कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। कितनी, दो दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, जाएंगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, ठीक है, जो कि असंभव है। तो याद रखना, कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर ऐसा काटेंगी, अगर इस तरीके से वो काटेंगी यहाँ पे, तो देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो ये इस पॉइंट पे आके कट कर रही कटान बिंदु, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक ये डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन E1, इसकी डायरेक्शन E2। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती कटान बिंदु पर, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पांचवा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, रेखाएं, रेखाएं कभी भी बंद वक्र, बंद वक्र, वक्र नहीं बनाती, कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि अगर एक ही आवेश से प्रारंभ होती है और उसी पे जाके समाप्त होती, तो बात ये बंद वक्र बनता है। यानी इस आवेश से स्टार्ट हो रही है और यहीं से आके यहीं पे बना रही है, तो बंद वक्र बनता है। परंतु ऐसा नहीं होता। क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि, क्योंकि यह रेखाएं, रेखाएं एक ही आवेश से, एक ही आवेश से, एक ही आवेश से प्रारंभ होकर उसी पर समाप्त नहीं होती, उसी पर समाप्त नहीं होती, ठीक है। अगर एक जिस आवेश से स्टार्ट हो रही है, अगर जिस आवेश से स्टार्ट हो रही है और लौट के फिर इसी से निकल के इसी पर खत्म हो जाती, तो बंद वक्र बनता। लेकिन ये क्या, पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव में जाके खत्म होती है, तो इसलिए बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो इस वाली बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बताए हैं, तो इन पॉइंट्स को आपको याद
रखना है, ठीक है। कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक में जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव में जाके समाप्त होती है, याद रखना है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई कोई भी टेंजेंट, कोई भी स्पर्श रेखा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी ज्यादा पास पास होंगी उनके बीच में उतना प्रबल विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये वाला पॉइंट पूछा जाता है, कभी भी नहीं काटती, कोई काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो डायरेक्शन होंगी, जो कि असंभव है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी बंद वक्र नहीं बनाती, क्योंकि ये पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव पे जाके खत्म होती है, इसलिए। तो सारे पॉइंट, बेसिक्स पॉइंट्स आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के याद होने चाहिए, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की क्लास आपको शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। एक पॉइंट और देखिए लास्ट, एकल लिख सकते हैं यहाँ पे, एकल एकल आवेश के लिए, एकल आवेश के लिए, एकल आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र, एकल आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र, अगर एकल आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र देखूं तो आपको याद रखना है, धनात्मक आवेश के लिए, अगर धनात्मक आवेश हो, धनात्मक आवेश के लिए, जैसे कोई कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो आवेश से प्रारंभ होकर कहां तक जाएंगी, अनंत तक। कहां तक जाएंगी, अनंत तक। तो इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। कहां तक, अनंत तक जाएंगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे लिख लेना है, इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख सकते हैं कि आवेश से प्रारंभ होकर विद्युत क्षेत्र के, आवेश से प्रारंभ होकर, प्रारंभ होकर, प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है, अनंत तक, अनंत तक जाती है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर ऋणात्मक आवेश हो, ऋणात्मक आवेश, अगर ऋणात्मक आवेश हो तो क्या होगा, अगर ऋणात्मक आवेश हो तो ऋणात्मक आवेश में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, यानी नेगेटिव चार्ज है तो भैया विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी कहां से, अनंत से। कहां से, अनंत से आएंगी और आवेश में जाके, ऋणात्मक आवेश में जाके समाप्त होंगी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अनंत से प्रारंभ होकर, अनंत से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश में, ऋणात्मक आवेश तक, आवेश, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को याद रखना। अगर पॉजिटिव चार्ज है कहीं पर, पॉजिटिव सिंगल आवेश है, एकल आवेश है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, अनंत तक जाएंगी, और नेगेटिव है तो अनंत से स्टार्ट होंगी, कहां तक जाएंगी, आवेश के अंदर तक, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम यहाँ पे, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए अब विद्युत द्विध्रुव को देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि इसके अंदर बेटा क्या होता है कि दो आवेश होते हैं, क्या होते हैं, दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, और उनके बीच का कुछ सेपरेशन होता है, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस होती है। अगर दो चार्ज पार्टिकल यानी दो आवेश परिमाण में समान, क्या, परिमाण में समान, लेकिन प्रकृति में विपरीत, जैसे प्रकृति में कैसे हो, विपरीत, नेचर में अपोजिट होते हैं, और एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर स्थित हो, क्या, एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्राप्त निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कैसे सर, देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बताऊं दो आवेश, यहाँ पे आपको क्या दो आवेश लेने हैं, जैसे मैंने दिया यहाँ पे एक लिया आवेश लिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक लिया मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके जो बीच का सेपरेशन है वो मैंने मान लिया, इनके बीच का सेपरेशन है वो है यहाँ पे आर, कितना है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, सॉरी, उसके बीच का सेपरेशन जो है वो मैंने मान लिया कितना है, 2L है, कितना, 2L। तो भैया इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2L है, तो इस प्राप्त निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि दो आवेश, यदि दो आवेश, यदि दो आवेश
परिमाण में समान, परिमाण में समान, लेकिन प्रकृति में विपरीत, प्रकृति में, प्रकृति में विपरीत, विपरीत हूं, एक दूसरे से, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं, तो इस प्राप्त निकाय को, प्राप्त निकाय को, प्राप्त निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो आवेश परिमाण में कैसे हैं? समान, और नेचर में कैसे हैं? अपोजिट। तो इस प्राप्त निकाय को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगर देखें तो इस पॉइंट को मैंने कह दिया मान लो ए पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने कह दिया बी पॉइंट, अगर सेंटर से डिस्टेंस में लूं तो इसको मैंने कह दिया ओ पॉइंट। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है, टोटल डिस्टेंस कितनी है? ए बी की 12। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये एल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्राप्त निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आप लोगों को बताऊं, आवेश कैसे होने चाहिए? दोनों परिमाण में कैसे होने चाहिए? परिमाण में कैसे होने चाहिए? तो परिमाण में होने चाहिए समान। कैसे? समान। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा H प्लस Cl नेगेटिव, मैंने लिखा Na, मैंने लिखा यहाँ पे Na प्लस Cl नेगेटिव, मैंने लिखा H प्लस Br नेगेटिव। तो इस तरीके से जितने एग्जाम्पल्स हैं इन सब में देखा आपने कि भैया सब पे क्या है? एक सिंगल आवेश, इस पे एक आवेश है तो इतना ही उस पर ऋणात्मक आवेश है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी परिमाण में कैसे? समान, नेचर में अपोजिट। तो इस प्राप्त निकाय को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए याद रखिएगा इस बात को। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके अंदर क्या होता है कि दो आवेश, दो आवेश, इसमें भी पहले अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसमें भी क्या होता है? इसमें दो आवेश होते हैं। क्या होते हैं? दो आवेश, इस तरीके से, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है भाई? 2l। इनके बीच का सेपरेशन 2l, इनके बीच का सेपरेशन मैंने मान लिया 2l है। कितना? 2l। तो मैंने बताया था इस पॉइंट को आप ए पॉइंट कह दो, इसको बी पॉइंट कह दो और इसको ओ पॉइंट कह दो, तो ये डिस्टेंस सेपरेट हो जाता है। ये डिस्टेंस कितना हो जाता है? सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी, ये हो जाएगी एल। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में, द्विध्रुव में, द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण, एक आवेश, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, परिमाण तथा, तथा आवेशों के, आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसे लिखेंगे, इसे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। तो P से करते हैं यहाँ पे, तो अगर बताएं यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव बराबर विद्युत द्विध्रुव
आगूढ़, आगूढ़ बराबर क्या होता है बच्चों, एक आवेश का परिमाण, एक आवेश, एक आवेश का परिमाण इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब आवेशों के बीच की दूरी कितनी है आपको दिख रहा है, 2l, कितनी है 2l। अब दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का क्या ले लो, परिमाण, विद्युत विध्रुव आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं p से, क्लियर है। एक आवेश का परिमाण कितना है तो q ले लो, और बीच की दूरी कितनी है 2l, कितनी है 2l। तो यहां से p बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2ql, क्या आ जाएगा 2ql। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो यूनिट की अगली स्लाइड पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से फॉर्मूला देगा हम, तो अगर मैं यूनिट की बात करूं यहाँ से, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया यहाँ से P बराबर 2QL, ये निकल के आया। ये हमारे पास क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया। अब मैं बात करता हूं इसके यूनिट की, किसकी, इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं यहाँ पे, यानी कि मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, अगर मात्रक की बात करूं मैं यहाँ पे, तो इसका मात्रक क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो कुलाम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक होता है कुलाम इंटू मीटर। और कुलाम इंटू मीटर, ये इसका एक मात्रक और होता है जिसको हम कहते हैं डिवाई। क्या होता है, डिवाई। और आपको याद रखना है कि 1 डिवाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 डिवाई की वैल्यू होती है 1/3 10⁻29, और कुलाम इंटू मीटर, कुलाम इंटू मीटर, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है 1 डिवाई की। ठीक है, हाँ, तो ये इसकी क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसकी, अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे, अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे इसकी विमा, विमा यानी डायमेंशन, तो अगर विमा की बात करूं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से देखूं इसकी विमा, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो विमा हो जाएगी कुलाम की क्या होती है AT, तो AT, और मीटर की क्या हो जाएगी L। तो ये क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन। इसका एक रूप ऐसे भी मिलता है, अगर m⁻0, m⁻0 LTA, इस तरीके से भी आपको देखने मिल सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, क्वांटिटी किस तरह की है, ये क्वांटिटी, अगर राशि की बात करूं, क्वांटिटी कैसी है, तो क्वांटिटी कैसी है, तो आपको याद रखना है ये एक सदिश राशि है। कैसी, सदिश राशि, सदिश राशि बोले तो वेक्टर क्वांटिटी, जिनमें डायरेक्शन और डायरेक्शन भी होती है, जिसमें क्या परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अगर सदिश राशि है तो सर इसकी एक डायरेक्शन होगी स्पेसिफिक, तो इसकी डायरेक्शन याद रखना है, इसकी डायरेक्शन है दिशा, दिशा, इसकी दिशा क्या होती है भाई, तो इसकी दिशा हमेशा याद रखना, इसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ, धनात्मक आवेश की ओर, ओर। ठीक है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर हमेशा इसकी क्या होगी, दिशा होगी। जैसे अगर इसकी दिशा की अगर बात करूं P की, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ, किधर, इधर की तरफ। ऋणात्मक से धनात्मक की ओर इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो उम्मीद है कि यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी।
तो यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग एक बेहतरीन डेरिवेशन के साथ। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे दो तरह के डेरिवेशन पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे अक्ष, अक्ष का मतलब होता है एक सीधी रेखा, इसको हम पढ़ते हैं एक्सिस अक्ष। और निरक्ष का मतलब होता है बेटा कि ये तो हो गई अक्ष और अक्ष के ऊपर एक काट दो परपेंडिकुलर, तो इसको हम कह देते हैं निरक्ष। तो इन दोनों पे हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं हम इस डेरिवेशन को। तो वैद्युत, अच्छा हेडिंग से ही समझेंगे सबसे पहले कि वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन वो किसकी वजह से होनी चाहिए, वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। देखिए समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि वैद्युत ध्रुव के कारण, तो सबसे पहले एक ध्रुव क्या होता है, मैंने आपको बताया दो आवेश परिमाण में कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यस सर आपने बताया। तो सबसे पहले यहाँ पे दो आवेश लीजिए। तो मैंने यहाँ पे दो आवेश लिए, एक पॉजिटिव आवेश लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया। एक मैंने लिया नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैं क्या मानता हूं भाई, तो इनके बीच का सेपरेशन मैं मानता हूं 2l। क्या मानता हूं, 2l। इनके बीच का सेपरेशन जो है वो मैं मान लेता हूं 2l। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने मान लिया कितना है, 2l है। कितना, 2l। ये मैंने मान लिया 2l। अब इन दो पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम लोग। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को अगर मैंने नाम दिया, मान लो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने बी। मैंने बताया था प्यारे बच्चों, अगर ए बी के बीच की डिस्टेंस 2l है, तो अगर ए बी के बीच का सेंटर जो है वो मान लेता हूँ ये ओ पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी एल और ये हो जाएगी एल। हाँ या ना बताइए फटाफट से, यहाँ तक की बात। यस सर। तो सर अब इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है, इससे बी पॉइंट से इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है जिसको मैं कह देता हूं क्या, पी। क्या कह देता हूं, पी पॉइंट कह देता हूं। इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है जिसको मैंने कह दिया पी। क्या कह दिया, पी। अब पी पॉइंट जो है यहाँ पे, पी पॉइंट है, तो ये आर दूरी पर, कहां से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर, सेंटर कहां है, ओ से इसके जो बीच की दूरी है वो मैं कह देता हूं क्या, आर है। यानी ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है, आर है, ठीक है। ओ से लेके पी तक की दूरी आर है। अब मैं यहाँ पे इस बात को यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ सबसे पहले ए बी की बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, ए बी की बीच की डिस्टेंस है 2l। कितना है, 2l है सर। सर अगर मैं बात करूं AO, तो AO और BO आपस में बराबर हैं, तो दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। बिल्कुल सर ठीक है। सर BP की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर मैं आपसे पूछूं BP की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो BP की डिस्टेंस, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, BP की अगर डिस्टेंस मैं यहाँ से देखूं, तो सर ए से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस कितनी एल, तो बी से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ फटाफट से, तो बी से लेके पी तक की डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस के एल। कितनी हो जाएगी, आर माइनस के एल। कैसे, मान लो प्यारे बच्चों कि ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस पता चल जाए 2 है, तो 5 में से 2 जाएगा तभी तो 3 बचेगा, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो ये निकलेगा, आया ना। यस सर बिल्कुल सही बात है। तो बीपी की डिस्टेंस मुझे पता चल गई, यहाँ पे बीपी की डिस्टेंस कितनी है, तो आर माइनस के एल हो जाएगी। कितना हो जाएगी, आर माइनस के एल। इसी तरीके से, इसी तरीके से मैं एपी की डिस्टेंस पूछूं आपसे, एपी की डिस्टेंस बताओ, तो एपी की डिस्टेंस देखो ध्यान से, मैं आपसे बोलूं उसे लेके पी तक की डिस्टेंस आर है, तो ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस कितनी है एल, तो टोटल ए से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। कितनी हो जाएगी बताओ भाई, ये ए से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। ये डिस्टेंस कहां तक की, ए से लेके पी तक की। तो बताओ यहां तक की बात अगर क्लियर है तो बताओ आर प्लस एल। बिल्कुल यहां तक की बात क्लियर हो तो फटाफट से कमेंट करके बताएं कि हाँ सर यहां तक की बात क्लियर है, फटाफट से बताओ सर बिल्कुल यहां तक की बात क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि प्यारे बच्चों कि कहीं पर अगर सिंगल चार्ज होता है, क्या कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है बच्चों, बाहर, यानी अनंत की तरफ जाता है। और नेगेटिव चार्ज होता है तो किधर, अनंत से आता है, ऋणात्मक आवेश के अंदर प्रवेश करता है, हाँ या ना। ये वाली बात बताई थी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण, जो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर। यदि बाहर किधर सर, इधर। किधर, इधर। तो ई इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो मैं मान लेता हूं ई प्लस क्यू, वो किधर है बच्चों, इधर। क्लियर है। अब माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, माइनस का चार्ज ये, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, अंदर। किधर होगा, अंदर। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा, अंदर, ई माइनस क्यू।
जो ई प्लस क्यू वो सफिक्स में है इसके, ठीक है। अब चलते हैं, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने इसमें समझा उसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, क्या उसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो लिखेंगे माना की वैद्युत द्विध्रुवों की बीच की दूरी 12 है। इसके केंद्र ओ से, इसके केंद्र क्या है, ओ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पे, आर दूरी पर बिंदु पी पर, इस पॉइंट को मैं, हाँ बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या करनी है भाई, गणना करनी है। यहां तक की बात क्लियर है तो बताओ फटाफट से, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए भाई, तो यहां तक की बात क्लियर, गणना करनी है मुझे कौन से पॉइंट पी पर, जो कि हेडिंग में लिखा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालू, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालू, उसके बाद हम निकालेंगे पॉइंट पी पर। तो सबसे पहले इन दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण मैं यहाँ पे देखता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर, कहां पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो यहां लिखेंगे ई प्लस। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैं करा चुका हूं, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो प्लस के कारण क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखें तो प्लस के कारण है, तो प्लस के कारण ए से लेकर पी पॉइंट पूछ रहा है, तो ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एल। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर है मेरी बात। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहीं पे अगर मैं इसकी डायरेक्शन पूछ लूं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई इसकी, अगर मैं डायरेक्शन तुमसे पूछ लूं, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, ए से ए टू पी, इधर ए टू पी की तरफ, इधर ए टू पी की तरफ, ठीक है। इसी प्रकार से मैं माइनस के कारण भी देख लेता हूं, तो देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई, तो ये हो जाएगा ई माइनस क्यू बराबर के क्यू अपॉन आर। आर क्या होगी भाई, माइनस के कारण बी से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एल, कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। और डायरेक्शन देख ले हम लोग यहाँ पे, तो डायरेक्शन देखूं मैं अगर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन तो इसकी डायरेक्शन होगी क्या, बताओ भाई, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी पी टू बी, क्लियर है, माइनस के कारण। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं पॉइंट पी पर, क्या पॉइंट पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो पॉइंट पी पर लिखेंगे बिंदु पी पर बिंदु पी पर बिंदु पी पर परिणामी बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मान ली भैया ई नेट, किसके बराबर, ई नेट
अब जो ज्यादा तीव्रता है उसमें से हमें कम को घटा देना है, तो मैं भाई इसमें से इसको घटा रहा हूं, देखो ध्यान से, माइनस समीकरण 2 में से एक को घटा रहा हूं यहाँ पे, समीकरण 2 में से यानी ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। क्लियर है सर? इसमें से ही क्यों घटाया आपने, पहली में से क्यों नहीं घटाया? जो ज्यादा होती है उसमें ज्यादा में से एक तो कम को घटाएंगे, तो भाई ये कैसे ज्यादा है, आप जानते हो यहाँ पे आर है, आर माइनस एल, आर और एल की कोई वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू 5 इसकी वैल्यू 3 मानता हूँ, तो 5 में से 3 गए तो कितना, जो 2, 2 का अगर एक बट्टे भाग लाऊंगा तो क्या आएगा, यानी ऐसे समझ लो, अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ पे 5 मान लेता हूँ, एल की वैल्यू यहाँ पे 2 मान लेता हूँ, नीचे क्या दे रखा है हमें, आर माइनस एल, तो ये अगर ये तो होगा 5 माइनस 2 तो कितना आएगा, 1/3, एक तो ये आएगा, और कहीं पर दे रखा है आर प्लस एल, तो कितना आएगा, 1/5 प्लस 3 तो कितना आएगा, 1/8। अब डिवाइड करके देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप देखोगे कि ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, जब ये वाली जिसका हर, समझे, जिसका हर, क्या भाई, जिसका हर छोटा आएगा वो उसकी वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसका हर बड़ा होगा वो वैल्यू उतनी क्या होगी, बड़ा होगी, छोटी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखता हूँ, तो ई नेट बराबर माइनस के कारण फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? अब यहां से अगर मैं देखूं, तो अगर मैं यहां से देखूं, अगर यहां से मैं इसको देखूं, तो यहां से ई नेट बराबर क्या निकल के आएगा, ई नेट बराबर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से के क्यू कॉमन आ रहा है सर, यस सर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बताइए फटाफट से, यहां तक की बात क्लियर? सर एलसीएम लेते हैं, अब यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो के क्यू अपॉन, अब इसका एलसीएम लिया हमने तो क्या आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया। अब जानते हो आर माइनस एल का, आर माइनस एल स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर प्लस एल स्क्वायर, आर प्लस एल स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो प्लस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बचेगा, तो आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? और ये ब्रैकेट हमने क्लोज। क्लियर है? अब इसके बाद इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ई नेट बराबर क्या निकल के आएगा, ई नेट बराबर, नेट का मतलब टोटल, तो के क्यू अपॉन, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब इस पे से अगर मान लो मैं स्क्वायर भूल गया, तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिखूंगा, ये तो लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ या ना? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, फटाफट से बताएं, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर क्लियर है। अब ऊपर वालों का बेटा होल स्क्वायर खोल दो, ऊपर वालों का होल स्क्वायर खोलता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको खोलते हैं, माइनस ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl, माइनस के 2rl। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों ये माइनस साइन को मैं अभी अंदर भेजूंगा, क्या इस माइनस को मैं अभी क्या भेजूंगा, अंदर भेजूंगा, जब माइनस को अंदर भेजूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ई नेट बराबर, ई नेट बराबर के क्यू अपॉन, क्या था हमारे पास नीचे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां था हमारे पास आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2rl। माइनस को अंदर भेजो, यहाँ पे ये माइनस को मैं, इस वाले माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो माइनस को अंदर भेजा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, प्लस के 2rl। क्लियर है? ये हो जाएगा मेरे पास। अब यहां से देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, तो यहां से आर से आर, यहां से देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहां से कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा ई नेट बराबर, ई नेट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2rl, 2rl हमारे पास हो जाएगा 4rl, क्या हो जाएगा, 4rl। क्लियर है? ये 4rl हो जाएगा मेरे पास। अब मैं इस 4rl को क्या लिख सकता हूं, यहां से 4rl को लिखने से पहले मैं यहां पे अगर लिखूं, देयरफॉर
अगर आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी, तो एल स्क्वायर को, तो अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, इसको हम क्या कर देंगे, ये नगण्य मान लेंगे छोड़ने पर। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। एल स्क्वायर को नेगलेक्ट हम हमेशा, किसी भी चीज को नेगलेक्ट हम कर सकते हैं, या वो चीज उसमें ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम उसको सब्ट्रैक्ट यानी कि नगण्य नहीं मान सकते, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से ई नेट बराबर के क्यू, इस 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 2 RL ये लिख सकता हूं। और इसको मैंने एल स्क्वायर को छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए फटाफट से, एल स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया क्योंकि आर की वैल्यू बहुत बड़ी थी, एल स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी थी। आप कहोगे सर ऊपर से क्यों नहीं हटाया, मैंने बताया था यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्टर में किसी चीज को हम हटा सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या आ जाएगा, देखो के तो वैसा का वैसा ही, के इंटू टू वैसा का वैसा ही, ये 2QL into R। मैंने क्या किया ध्यान से देखो, के को लिख दिया ये टू वैसा का वैसा ही, 2QL ये लिख दिया आर वैसा का वैसा ही, और ये यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, आर की पावर 4, क्या बचेगा, आर की पावर 4। अब यहाँ से एक आर से आर कट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, ई नेट बराबर के इंटू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2K, सॉरी टू, इसको क्या लिखेंगे 2K इंटू, भाई 2QL क्या होता है हमारे पास, 2QL अपॉन आर क्यूब। और ये 2QL किसके बराबर होता है, अभी अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया आपको, तो ये होता है हमारे पास P के बराबर, किसके होता है, P के बराबर। तो यहां से हमारा जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या निकल के आया मेरे पास, ई नेट बराबर क्या निकल के आया, ई नेट बराबर क्या निकल के आया, 2KP/R क्यूब। यही तो निकल के आया भाई, फटाफट से बताओ, यही तो निकल के आया। देखिए ध्यान से, एक बार और देख लीजिए, ये तो आ गया भाई। इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, पी, इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, पी, यानी इसकी जगह पे मैंने रख दिया पी, तो 2KP/R क्यूब। क्लियर है, तो ये रिजल्ट मेरा निकल के आ गया, ई नेट बराबर 2KP/R क्यूब, याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये वाला देखो ध्यान से, मैंने अभी इसको क्या समझाया एक बार फिर से देख लो, कि सबसे पहले एक विद्युत ध्रुव बनाएंगे, दो आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत, तो ठीक है, पूरा डायग्राम समझा हमने। और सेंटर से डिवाइड करो तो ये डिस्टेंस एल, ये एल की ए बी के बीच की डिस्टेंस 2L है, तो ये डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगी L/L में, ठीक है, ये भी एल ये भी एल। उसके बाद पूरा सारा खेल जो है डेरिवेशन में इस डायग्राम का है। जो बच्चा डायग्राम समझ गया और घर पे एक बार जो दो बार प्रैक्टिस कर ली तो वो इस डेरिवेशन को पूरा कंप्लीटली कर लेगा। और अगर आप लोग सीख गए हो तो घर पे खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, उसके बाद आपको इसकी अच्छी सी पकड़ कर लोगे, ठीक है। डरना नहीं है डेरिवेशन से, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने का, ठीक है, एक एक पॉइंट समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस वाले पॉइंट में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें से आपने E-Q में से ये क्यों घटाया, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट यही तो था, रिजल्ट क्या था, ई बराबर यही तो था। अगर प्लस के कारण देखूं मैं तो प्लस के कारण क्या था, के कितना था हमारे पास, हाँ के क्यू अपॉन आर प्लस एल। और माइनस के कारण क्या था भाई, माइनस के कारण क्या था, माइनस के कारण क्या, के क्यू अपॉन आर माइनस एल। तो ऐसे समझ लो ना, जैसे ये वैल्यू है आर प्लस एल, आर की वैल्यू मान लो 5 है, एल की वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है, यहाँ रखो भाई। तो यहाँ पे रखेंगे आर प्लस 5 + 2, तो कितना आया, 1/7 आ गया। और यहाँ रखूंगा मैं आर माइनस एल, तो 5 - 2, तो कितना आ गया, 1/3। अब इन दोनों का तुम भाग करके देख लो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी आएगी उसमें से घटाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू बड़ी आएगी वो ये वाली आएगी, क्योंकि जिसका हर, समझे, जिसका हर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, जिसका हर बड़ा होता है वो वैल्यू इतनी छोटी होती है। तो इसलिए मैंने इसको इसमें से घटाया, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया E-Q में से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है, और नॉर्मली फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² - B² किसके बराबर होता है। तो 10th क्लास आप लोग करके आए हो तो ये बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने नॉर्मल मैथमेटिकली इसे सॉल्व किया है, और उसके बाद हमारा जो फाइनली रिजल्ट आता है
वो मेरे पास निकल के आता है ई नेट बराबर टू के पी अपॉन आर क्यूब। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला याद रखना, टू क्यू वाला भी पढ़ाया मैंने, ये भी हम कहते हैं वैद्युत क्या कहते हैं? वैद्युत। ठीक है, इस बात को याद रखना। एक ये भी बच्चा पॉइंट पूछने वाला बनता है कि बच्चे कहते हैं सर ये क्या किया है कि आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है एल स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या करते हैं कि एल स्क्वायर को हम नगण्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। और जब इसको नगण्य मान लेते हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में मैंने से छोड़ा। बच्चा पूछता सर आपने यहां से नेग्लेक्ट किया, यहां से क्यों नहीं किया नेग्लेक्ट? तो आप जानते हो किसी भी चीज को नेग्लेक्ट हम तब कर सकते हैं जब वो चीज किसी में जुड़ रही हो या घट रही हो। यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि एल जो मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम किसी भी चीज को नगण्य नहीं मान सकते, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ही हम उस चीज को नगण्य मान सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। आपको एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास किया है मैंने। तो उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को शानदार समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है भाई, तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दिया करिए, और जिससे कि हमारा जो मोटिवेशनल है वो लगातार हमारा बढ़ता चले। तो उम्मीद है कि क्लास शानदार रही होगी, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।